अलग अलग और अजब गजब है भाषाएं भारत की। हमारे मुख्य अतिथि श्री श्रवण कुमार माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग पधार चुके हैं। उप सभापति बिहार विधान परिषद से नाम निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाए। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ से नाम निवेदन है कि कृपया मंच पर आए। डॉक्टर तरुण कुमार पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग पटना विश्वविद्यालय पटना से मेरी प्रार्थना है कि कृपया मंच पर आए। डॉक्टर अनीता पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग पटना विश्वविद्यालय पटना से निवेदन है कि कृपया मंच पर आए। श्री सुमन कुमार निदेशक से विनती है कि कृपया मंच पर आए। आज के इस पावन हिंदी दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरा नमस्कार। इस पावन हिंदी दिवस मनाने के पूर्व हम देश के उन अमर शहीदों को नमन करेंगे जिनके बलिदानों से यह देश आजाद हुआ और हम फख्र से कहते हैं कि हम आजाद देश के निवासी हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके नसीब में यह मुकाम आता है और बड़ा खुश नसीब होता है वह खून जो देश के काम में आता है। चुका गए जो मातृभूमि ऋण दे दे कर बलिदान, मिटे न अब तक इस धरा से जिनके रक्त निशान, आजादी के खातिर छेरा जिन्होंने नित नूतन अभियान। सबसे पहले मित्रों कर लो उन अमर शहीदों को प्रणाम, उन अमर शहीदों को प्रणाम। भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, जहां धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में दीप प्रज्वलित करने की परंपरा है। तो मैं मंच पर आसीन माननीय मंत्री महोदय, मंचस्थ विद्वज्जनों से सादर अनुरोध करता हूं कि कृपया पावन दीप प्रज्वलित करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय। हमारा यह पूरा का पूरा माहौल पवित्र हो गया है। अब मैं विभाग के निदेशक श्री सुमन कुमार से नम्र निवेदन करता हूं कि माननीय पुस्तक देकर उनका स्वागत किया। इस गालिमट विभाग के कलाकार उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि स्वागत गान प्रस्तुत करें।
स्वागत गान प्रस्तुत कर रहे थे सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकार। जोरदार तालियों से इन कलाकारों का अभिनंदन करें। हिंदी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक मन प्राण की भावनाओं के अभिव्यक्ति का माध्यम है। हिंदी माता भारत माता के भार की बिंदी है। हिंदी केवल भाषा नहीं हमारी शान है। यह माध्यम उस स्वाधीन देश का जिसकी ध्वजा तिरंगा है। मुकान पवित्र इसी सुर में, इसमें ही हृदय तड़पने दो, दो वर्तमान का सत्य सरल सुंदर भविष्य के सपने दो। हिंदी है भारत की बोली तो इसे अपने आप पनपने दो। कविवर नेपाली जी की इन पंक्तियों के साथ मैं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ को सादर आमंत्रित करता हूँ। बड़े ही आदर के साथ सादर आमंत्रित करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग श्री श्रवण कुमार जी, आज इस समारोह में उपस्थित माननीय उप सभापति डॉक्टर राम बच्चन राय जी, आमंत्रित विद्वज्जन डॉक्टर तरुण कुमार, डॉक्टर अनीता जी, इस समारोह में उपस्थित मंत्रिमंडल सचिवालय एवं राजभाषा विभाग के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न कॉलेजेस से आए हुए हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं, इस समारोह में विभिन्न विद्यालयों से आए हमारे बालिकाएं और इस समारोह में उपस्थित सभी हिंदी प्रेमिगण। हिंदी दिवस समारोह हम लोग इसलिए मनाते हैं कि ये बात सब में
बार बार कूट कूट कर डाली जाए कि हिंदी की क्या महत्वता है। किसी राज्य और किसी देश की भाषा उसके संस्कृति का प्रतिबिंब होता है। कला, संस्कृति, विचार उसकी अपनी मातृभाषा से ही बोला जा सकता है और व्यक्त किया जा सकता है। अंग्रेजी की भाषा आज भी एक विदेशी भाषा के रूप में हम लोग देखते हैं, और एक हिंदी एक ऐसी भाषा है जो इस देश को एकत्रित रखती है, एक रखती है। आप देश के किसी कोने में चले जाइए, यदि आप हिंदी अच्छी तरह बोल लेते हैं तो आपको कठिनाई नहीं होगी। अन्य राज्यों की अपनी भाषाओं का अपना महत्व है, लेकिन हिंदी का भी अपना महत्व है। धीरे धीरे देखते हैं हम लोग विभिन्न सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक में अंग्रेजी का प्रचलन जो हुआ, उसने इस भाषा के प्रयोग में अशुद्धि पैदा कर दी। लोग अब हिंदी के साथ अंग्रेजी मिश्रित भाषा का प्रयोग करने लगे, ना ही केवल समाचार पत्रों में और हर समाचार माध्यम से भी इंग्लिश मिश्रित हिंदी बोलने लगे। और धीरे धीरे स्थिति ये आ गई है, लोग अब इंग्लिश में हिंदी मिश्रण करने लगे हैं। इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा और हिंदी का प्रयोग कम। इसमें हम लोग कंप्यूटर को दोष नहीं दे सकते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि कंप्यूटर, व्हाट्सएप और सब अंग्रेजी में है, इसलिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें हम लोग कंप्यूटर का दोष बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। आपकी मातृभाषा हिंदी है तो यह आपका कर्तव्य, आपका दायित्व है कि आप हिंदी को संरक्षित करें और हिंदी में अच्छी तरह बोलें, अब बिना अशुद्धि के बोलें। मैं विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण करता हूं। 2 दिन पहले भी मैं सिवान में एक स्कूल में निरीक्षण कर रहा था। मैंने केवल एक लड़की को जंगल की कविता सुनाने को कहा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस लड़की ने, 3री क्लास की लड़की थी, उसने बिना किसी त्रुटि के जंगल की कविता सुनाई, बिना देखे। इससे मुझे बहुत गर्व हुआ और बहुत खुशी हुई कि हिंदी जैसी भाषा आज अच्छी तरह विद्यालय में पढ़ाई जाती है और इसका गहन अध्ययन हमारी बालिकाएं और बालक करते हैं। लेकिन वहीं जब दूसरी ओर मैंने विद्यालय के अन्य शिक्षकों से बात करने की कोशिश की, तब हर दूसरे लाइन में एथी का प्रयोग करने लगे। तो ये जो एथी का प्रयोग करने लगे हैं, ये पूरी भाषा को अशुद्ध कर देता है। हर तीसरी लाइन में एथी करने लगे और इसी तरह अन्य स्लैंग का भी प्रयोग करने लगे। और आप सोच सकते हैं कि टीचर्स और कार्यालय के जो लोग हैं, वो अगर अशुद्ध भाषा बोलने लगेंगे तो उनके नीचे जो कार्यालय में काम करते हैं और साथ ही जो साथ हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, वह भी अशुद्धि बोलने लगेंगे। मेरा आज के दिन केवल यही अनुरोध है कि इस भाषा को, अपनी मातृभाषा है, इसका संरक्षण और इसका प्रचार करना आपका कर्तव्य है, ताकि हमारी संस्कृति है यह इसके माध्यम से प्रचारित हो सके, हमारी विचारधारा इसके माध्यम से प्रचारित हो सके। आज के दिन मैं सभी हिंदी प्रेमियों को बधाई देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करेंगे कि केवल हिंदी का प्रयोग कार्यालयों में करेंगे, स्कूलों में करेंगे, ताकि इसका और प्रचार हो और इसका संरक्षण हो और साथ ही साथ एक देश प्रेम की भावना इसी भाषा से उत्पन्न हो। धन्यवाद। जय हिंद। स्वागत भाषण कर रहे थे डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। इन्होंने हिंदी पर जो बल दिया है, इनका हिंदी प्रेम देखकर हमें फक्र है ऐसे व्यक्तित्व पर जो हमारे प्रांत में हिंदी को बढ़ावा देने में तत्पर हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए।
अब मैं उद्घाटन भाषण के लिए श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग को सादर आमंत्रित करता हूँ। हे सुषमा के सुमन, कीर्ति सौरभ के चंदन, सहज प्रेम के पाटल दल से हम करते हैं अभिनंदन। हिंदी दिवस 2024 के अवसर पर बिहार विधान परिषद के माननीय उपसभापति आदरणीय डॉक्टर रामबच्चन राय जी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, आमंत्रित विद्वजन डॉक्टर तरुण कुमार जी, डॉक्टर अनीता जी, निदेशक राजभाषा श्री सुमन कुमार जी, कमला नेहरू उच्च विद्यालय के पटना के शिक्षिकाएं छात्राएं, राजकीय कन्या उच्च विद्यालय गर्दनीबाग पटना के शिक्षिकाएं छात्राएं, राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय शास्त्री नगर पटना के शिक्षिकाएं छात्राएं, विद्या ज्योति विद्यालय कंगसराय के निदेशक एवं छात्र एवं छात्राएं, जेडी विमेंस कॉलेज पटना के प्राध्यापक एवं छात्राएं, मंत्रिमंडल सचिवालय के सभी पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित सभी हिंदी प्रेमी देवी और सज्जनों, प्रेस के सभी प्रतिनिधिगण, आज हिंदी दिवस समारोह में मुझे आकर यहाँ काफ़ी प्रसन्नता हो रही है, खुशी हो रही है कि आज़ादी मिलने के 2 वर्ष बाद 14 सितंबर 2049 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और 26 जनवरी 1950 को देश की संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा प्रचार समिति के अनुशंसा पर 1953 से पूरे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बिहार सरकार का मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा अपनी सेवाओं द्वारा राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर विकास के लिए सतत सक्रिय और प्रयत्नशील है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों एवं उनकी उत्कृष्ट कृतियों को पुरस्कृत और सम्मानित करता है। इसके अतिरिक्त राजभाषा द्वारा हिंदी से भी सम्मान एवं पुरस्कार योजना के अधीन 15 विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत देश एवं राज्य लग प्रतिष्ठित विद्वानों को सम्मानित एवं पुरस्कार किया जाता है। यह दिन हर भारतीय के लिए गर्व करने का दिन है। 14 सितंबर का दिन पूरे भारत वर्ष को जोड़ने वाली भाषा हिंदी को समर्पित है। यह दिन हिंदी के सम्मान और उसके बढ़ावा देने के मनाया जाता है। हिंदी जनमानस की भाषा है और ज़्यादातर भारतीय अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में इसकी पूरा इस्तेमाल करते हैं। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई देशों में हिंदी बोली जाती है। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हम अपने इसके अंदर और उसका मूल्य को समझना चाहिए। हिंदी भाषा हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुंदर माध्यम है। आज पूरे देश में हर राज्यों में हिंदी बोलने समझने वाले लोग हैं। गैर हिंदी भाषी राज्यों में भी लोग काम चलाऊ हिंदी जानते हैं। भले ही आधिकारिक तौर पर हिंदी देश की राष्ट्रभाषा ना हो, लेकिन राजभाषा हो। व्यावहारिक तौर पर वो इस देश की यह सर्वव्यापी भाषा है। आज हिंदी को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए एकजुट होने की ज़रूरत है। साथियों, देश की एकता के सूत्र में बांधने वाली हिंदी एक भाषा नहीं बल्कि
भावों का अभिव्यक्त है। हमारा देश विविधताओं से भरा है। यहाँ अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग वेशभूषा, खान पान व संस्कृति के लोग रहते हैं। ये हिंदी भाषा ही है जो देश के सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोती है। देश को एक रखने में हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस विशेष अवसर पर हम सबों को हिंदी भाषा के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें न केवल इस भाषा को बोलने और लिखने में गर्व करना चाहिए, बल्कि इसे बढ़ावा देने और इसके प्रचार प्रसार में भी योगदान होना चाहिए। उपस्थित भाइयों और बहनों, कई अवसरों पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को हमने देखा है कि कहीं पर हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रण है। उन अवसरों पर हमने देखा है कि उनको दिशा निर्देशित किया है संबंधित लोगों को। यहाँ पर आदरणीय राम बच्चन बाबू बैठे हैं। हमने विधान परिषद में देखा है कि जब विधानसभा के विधान परिषद के स्क्रीन पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में बातें चल रही थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर के उन्होंने कहा कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। और हम तो कहेंगे कि यहाँ पर हमारे जो अपर मुख्य सचिव हैं सिद्धार्थ जी, ये हिंदी शिक्षा विभाग के भी अपर मुख्य सचिव हैं। आज फाइलों में भी आज अंग्रेजी और हिंदी दोनों आते हैं। खास करके जब अपने मैं विभाग में देखता हूँ ग्रामीण विकास में, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बातें आती रहती है। तो मैं तो कहूँगा कि एक दिशा निर्देश भी जाना चाहिए, क्योंकि सिद्धार्थ जी मुख्यमंत्री जी के भी प्रधान सचिव हैं, तो निश्चित रूप से एक विभागों में बातें जानी चाहिए। जैसे मेरे यहाँ जीविका एक स्वयंसेवी संगठन है, और जीविका में मैं देखता हूँ जितनी किताबें छप रही है सब अंग्रेजी में छप रही है। और जीविका से जुड़े हुए कौन लोग हैं? जो गांव के गरीब लोग हैं, जो किसी प्रकार साक्षर है, उनको कैसे पता चलेगा कि अंग्रेजी में जो लिखी गई किताबें हैं इससे क्या मतलब है? लेकिन धीरे धीरे देखते हैं वो भी अंग्रेजी बोलना जान रही है। तो मैं तो ये अपने विभाग में निर्देश दिया हूँ कि जो भी किताबें छपे और जो भी चीज़ें सामने हम लोग के समक्ष लाई जाए, उसमें हिंदी की प्राथमिकता होनी चाहिए, प्रमुखता होनी चाहिए। तो अपने राज्य में हिंदी और हिंदी की प्राथमिकता देने में हम सबको लगना चाहिए। यही हमारे लिए इस दिवस मनाने का सही रास्ता होगा, संकल्प होगा। इसी संकल्प के साथ हम अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मुझे भरोसा विश्वास है कि आप सब मिलकर के हिंदी दिवस को सिर्फ मनाएंगे नहीं, हिंदी भाषा को भी परिचारित और प्रसारित करने में हमें कामयाबी हासिल होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार अपना उद्घाटन भाषण कर रहे थे। इन्होंने हिंदी पर एक बुलंदी से हौसला दिया है कि जितने भी यहाँ बच्चियाँ जो भी साहित्यकार हैं हिंदी के प्रति जागरूक हों। आवश्यकता है हर काम को हिंदी में करने की। रत्न कनीसी सुधा सनीसी विधु पदनीसी सदा सही, हंस वाहिनी सी यह हिंदी भली लगेगी किसी नहीं। मैं माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। करतल ध्वनि से इनका पुनः स्वागत किया जाए ऐसे हौसला बुलंद करने के लिए। अब मैं आभार ज्ञापन के लिए श्री सुमन कुमार निदेशक से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि वे आभार ज्ञापन करें। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम लोग हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ पर सभी लोग एकत्रित हुए हैं, और ये अत्यंत हर्ष का विषय है। और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आज हमारे बीच में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री श्रवण कुमार जी आए। उनका समय बहुत बहुमूल्य था। वो अभी तुरंत दूसरे कार्यक्रम में, पहले उनका दूसरे कार्यक्रम में जाना था, लेकिन उन्होंने हम लोगों के आग्रह पर अपना कार्यक्रम का समय बदला और हमें प्राथमिकता दी। हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी जून 2014 से बिहार सरकार में मंत्री हैं और
फरवरी 2015 से ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। आप बहुत ही सादगी पसंद व्यक्ति हैं और हमेशा ग्रासरूट जो जमीन के नीचे तबके के लोग हैं उनके प्रति आपकी हर समय सहायता बनी रहती है। मैं अपनी ओर से और विभाग की ओर से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे परम प्रिय और अभिभावक डॉक्टर रामबचन राय जी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्होंने भी हमारे लिए समय निकाला। मैं अपनी ओर से और पूरे विभाग की ओर से डॉक्टर रामबचन राय जी का, जो कि अभी उपसभापति हैं बिहार विधान परिषद में और एक बहुत ही प्रखर साहित्यकार भी हैं, शिक्षक भी हैं और राजनेता भी हैं, मैं उनका अपनी ओर से और विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जब भी जरूरत होती है आप हमारे लिए तैयार रहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। मैं बहुत ही आपका आभारी हूं और विभाग आपका आभारी है। धन्यवाद सर। हमारे बीच में डॉक्टर एस सिद्धार्थ अपर मुख्य सचिव जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं, आप आए, आप उपस्थित हैं और आपका भी कार्यक्रम बहुत ही कठिन रहता है, उसमें से समय निकालना बहुत ही कठिन होता है, लेकिन सर ने हमें हर समय दिया है, राजभाषा विभाग को समय दिया है और हम सभी जानते हैं कि आप हिंदी के प्रति कितने समर्पित हैं। आपकी मातृभाषा तमिल है, लेकिन जब भी मौका मिलता है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए आप प्रयासरत रहते हैं। हम सभी लोग आपके आभारी हैं। मैं अपनी ओर से और विभाग की ओर से डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके साथ साथ जो हमारे सहकर्मी हैं, जो हमारे श्रोतागण हैं, आप सभी लोग आए हैं। अभी आप लोग रहेंगे, अभी तो ये उद्घाटन सत्र है, अभी आप लोग रहेंगे तो मैं आपका स्वागत भी करता हूं। इसके साथ साथ ये सत्र 3 भागों में विभक्त है। पहला उद्घाटन सत्र का समापन की मैं आज्ञा चाहूंगा। सर 3 वर्गों में बांटा गया है, उद्घाटन सत्र, तकनीकी सत्र और कवि सम्मेलन। अभी उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है, इसके बाद तकनीकी सत्र होगा। हम अपने विद्वान वक्ताओं के उद्बोधन से लाभान्वित होंगे। किसी भी देश के संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा राजभाषा होती है। इस भाषा में ही पूरे देश का प्रशासनिक कार्य चलाया जाता है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। भारतीय संविधान के भाग 17 की अध्याय की धारा 343(1) में यह वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा। यह गर्व की बात है, बिहार भारत का पहला राज्य है जो सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी को लागू किया। 14 सितंबर 1950 ईस्वी से हिंदी दिवस मनाने की परंपरा है। इस पावन अवसर पर जितने साहित्यकार बच्चे उपस्थित हैं, हम पुनः उन सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब हमारा अगला 2 सत्र है, एक तकनीकी सत्र है और दूसरा सत्र है काव्यगोष्ठी का। तो ये अभी जो सत्र था शुरू होगा वो तकनीकी सत्र है और इसकी अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर रामबचन राय, माननीय उपसभापति बिहार विधान परिषद। जो व्यक्ति नहीं, एक संस्था है। आप एक महान शिक्षक हैं, एक कुशल प्रशासक हैं और एक सफल राजनेता भी हैं। आपका सहयोग एवं मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहा है। मैं अपनी ओर से और विभाग की ओर से आपका इस सत्र के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही ओजपूर्ण वक्ता और बहुत हिंदी के बहुत ही मर्मज्ञ विद्वान बैठे हुए हैं। डॉक्टर तरुण कुमार जो पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग हैं। आपको सुनना अपने आप में बहुत ही अद्भुत होता है। मैं अपनी ओर से और विभाग की ओर से इस सत्र के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच इस सत्र में डॉक्टर अनीता
पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग पटना विश्वविद्यालय पटना हमारे साथ उपस्थित हैं और हमारे कार्यक्रमों में अक्सर हमारा ज्ञान वृद्धि करती हैं। मैं अपनी ओर से और पूरे विभाग की ओर से इस सत्र के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब मैं हमारे अभिभावक जो हर समय हम पर प्रेम वर्षा करते रहते हैं, जिनसे बात करना रसासिक्त हो जाने के बराबर है, डॉक्टर रामबचन राय जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करेंगे। श्री सुमन कुमार जी ने आपको सूचित किया है कि तकनीकी सत्र प्रारंभ होगा और तकनीकी सत्र के दो प्रमुख वक्ता हैं पटना विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर तरुण कुमार जी और जयप्रकाश विश्वविद्यालय की पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनीता जी। तकनीकी सत्र से आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ बहुत यांत्रिक ढंग से कुछ चर्चा होगी और कुछ यंत्र वगैरह की बातें, कुछ गूढ़ बातें कही जाएंगी। तो भाषा के बारे में गूढ़ बातें होंगी हिंदी के बारे में, और इसलिए एक परंपरा के अनुसार इस सत्र का नाम दिया गया है तकनीकी सत्र। यानी ये गद्य का सत्र होगा, काव्य का सत्र नहीं होगा। काव्य का सत्र अलग है और गद्य जो है वो अपने आप में तकनीक का एक उदाहरण है। इसलिए आप कभी भ्रमित न हो, खासकर मेरे जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, कि ये भाषा की गूढ़ता को, भाषा के मर्म को आपके सामने रखेंगे ये दोनों विद्वान। मैंने कहा कि ये सत्र आरंभ होता है और धन्यवाद। रामबचन राय माननीय उप सभापति बिहार विधान परिषद हमारे बीच आज आकर इस सभा की शोभा में चार चांद लगा रहे हैं। कर्तव्य होने से इनका पुनः स्वागत किया जाए। अब तकनीकी सत्र आरंभ की सूचना मिल गई है। मैं बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर तरुण कुमार पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग पटना विश्वविद्यालय पटना को सादर आमंत्रित करता हूँ। के अध्यक्ष हमारे गुरु पटना विश्वविद्यालय के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष, हिंदी के प्रतिष्ठित साहित्यकार और अब राजनेता भी बहुत दिनों से डॉक्टर रामबचन राय जी, अभी आपके सामने संचालन कर रहे निदेशक श्री सुमन कुमार जी, हमारे साथ बैठी हुई और हमारी सहपाठनी रही डॉक्टर अनीता जी, सामने विराजमान हमारे साहित्य प्रेमी आदरणीय बंधुओं, छात्राओं और छात्रों, आज का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है और जैसा कि आपको बताया गया कि आज ही के दिन सन 1949 ईस्वी को संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। जानने वाले जानते हैं कि एक वाक्य में जो बात कह दी जाती है, इस एक वाक्य तक पहुंचने के लिए संविधान सभा में भीषण बहसें हुई थीं और शायद ही संविधान के किसी अनुच्छेद को लेकर वैसी गर्मा गर्म चर्चा हुई हो जैसी चर्चा राजभाषा को लेकर हुई। उस पूरी चर्चा को देखना अपने आप में बहुत ही दिलचस्प है और उससे पता चलता है कि भारत किन प्रकार के द्वंद्वों से उस समय गुजर रहा था। इसलिए आज के दिन राजभाषा के रूप में हिंदी का स्वीकृत होना तो वस्तुतः एक ऐतिहासिक घटना थी। मित्रों,
भले ही स्वीकृत हुआ हो 1949 में आज के दिन, लेकिन 1953 से ये हिंदी दिवस मनाया जाना शुरू हुआ। राजभाषा आयोग ने इस दिन इसी रूप में मनाने का विचार प्रस्तावित किया और 1953 से ये हिंदी दिवस इस रूप में मनाया जाता है। एक बात है जिसका हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये मनाते भले ही हम हिंदी दिवस के रूप में हैं, लेकिन सच पूछिए आज का दिन हिंदी दिवस के साथ प्रत्येक भारतीय भाषा के दिवस का भी है। और एक बात बहुत साफ होनी चाहिए कि हम लोग कई एक बार राजभाषा, राष्ट्रभाषा इन सबको एक साथ जोड़ करके देखते हैं, लेकिन राजभाषा जहाँ एक संवैधानिक पद है, वहाँ राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक पद नहीं है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। राजभाषा शब्द का अंग्रेजी में जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। और संविधान का जो अष्टम अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, उसमें आज के दिन 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख है और वो सबकी सब राष्ट्रभाषा है, सबकी सब राष्ट्रीय भाषा है। वस्तुतः राष्ट्रभाषा का जो पद है, ये स्वाधीनता की लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में जब धीरे धीरे आज़ादी की लड़ाई का प्रसार होता गया, विभिन्न क्षेत्रों के लोग जुड़ने लगे, विभिन्न काम से जुड़े हुए लोग जुड़ने लगे, पुरुष जुड़ने लगे, स्त्रियां, किसान, मजदूर, नौजवान, मध्य वर्ग के लोग, दक्षिण के लोग, पूरब के लोग, पश्चिम के लोग, सब लोग जब जुटने लगे तो लगा कि इस राष्ट्र को संबोधित करने के लिए एक ऐसी भाषा चाहिए जिसके जरिए अधिकतम राष्ट्र को संबोधित किया जा सके। और इसलिए उस समय जब राष्ट्रभाषा कहा गया तो उसका वास्तविक अर्थ था संपर्क भाषा, जिसे लिंगुआ फ्रांका कहा गया। इसलिए भारत की सभी भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं, भारत की सभी भाषा राष्ट्रभाषा है। इसको लेकर कहीं किसी प्रकार की दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हिंदी उसमें राजभाषा की जगह है और इसलिए जब भी हम बात करें तो हिंदी अंग्रेजी के विरुद्ध में खड़ी होती है। किसी जमाने में संस्कृत यहाँ राजकाज की भाषा रही, किसी जमाने में फारसी यहाँ की राजकाज की भाषा रही, किसी जमाने में अंग्रेजी राजकाज की भाषा रही और आज वो दर्जा हिंदी को प्राप्त हुआ है। लेकिन ये जो बहुभाषी देश है, जहाँ विभिन्न प्रकार के भाषाओं की अपनी अपनी खुशबू है, हिंदी है, उर्दू है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, इन सब को साथ लेते हुए चलने का दायित्व भी हिंदी का है। और जिस संविधान ने हिंदी को राजभाषा बनाया, उसी संविधान में राजभाषा के जो सारे उपबंध किए, उसमें अंतिम जो उपबंध किया वो 351 का है, अनुच्छेद 351। और उसमें इस बात पर जोर दिया संविधान निर्माताओं ने कि हिंदी का यह काम होगा कि वह इस तरह से अपना विकास करे जिससे कि भारत की सामाजिक संस्कृति, भारत की जो साझी संस्कृति है, भारत की जो मिली जुली संस्कृति है, उस संस्कृति को पुष्ट किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, हिंदी का विकास इस रूप में किया जाए। ये संविधान के 351 में अनुच्छेद में बिल्कुल साफ किया गया। और उसमें यह भी कहा गया कि हिंदी को समृद्ध करने के लिए जरूरत हो तो संस्कृत से शब्द लिए जाएं और अन्य भारतीय भाषाओं से भी शब्द लेकर हिंदी को समृद्ध किया जा सकता है। इसलिए मैंने बहुत जोर देकर के ये आपसे निवेदन करना चाहा कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा के फर्क को समझना चाहिए और राष्ट्रभाषा जहाँ हमारी अपने उस जुबान के लिए प्रयुक्त किया गया है जिससे हम पूरे देश में लगभग संपर्क भाषा का काम ले सकते हैं और राजभाषा के रूप में हिंदी का। मित्रों, हम इस अवसर पर भारतेंदु को याद करते हैं। 9 सितंबर को भारतेंदु हरिश्चंद्र की जयंती मनाई जाती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक दोहे का बार बार जिक्र किया जाता है और वो दोहा वस्तुतः
1977 ईस्वी में हिंदी वर्धनी सभा में भारतेंदु का भाषण हुआ था और उस भाषण का विषय था हिंदी की उन्नति कैसे हुई। और पूरा का पूरा भाषण कविता में था, गद्य में नहीं था। दोहे छंद में पूरा का पूरा भाषण रचा गया और 98 दोहे थे, 100 में से 2 दोहे कम। मैं उनमें से आज 2-4 दोहों की आपके सामने चर्चा करना चाहूंगा कि भारतेंदु हमें क्या बताना चाहते थे। पहली बात तो ये कि जिस दोहे की सबसे अधिक चर्चा की जाती है उसमें जो सबसे प्रमुख बात है उस पर ध्यान हमारा कम जाता है। वो दोहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान क्यों मिटे नहीं को शूल। इसमें सबसे बड़ी बात निज भाषा तो है ही, उससे बड़ी बात है कि सारी उन्नतियों के मूल में है। जितनी प्रकार की उन्नति हो सकती है, हमारी मानसिक उन्नति, हमारी शैक्षणिक उन्नति, हमारी आर्थिक तरक्की, भौतिक तरक्की, आध्यात्मिक तरक्की, नैतिक तरक्की, यानी उन्नति के जितने रूप हो सकते हैं, यदि हम उस उन्नति के सारे रूपों से जुड़ना चाहते हैं तो अपनी भाषा की उन्नति के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि अपनी भाषा का मतलब केवल हिंदी नहीं होता है। चूंकि वो हिंदी वालों के बीच बात कर रहे थे इसलिए वहाँ हिंदी है, और यदि यही बात तमिलनाडु में कोई बोले तो वहाँ पर तमिल होगा। यदि तेलुगु में या तेलुगु भाषियों के बीच यदि निज भाषा की बात की जाएगी तो वहाँ उसका मतलब तेलुगु होगा। उर्दू बोलने वालों के बीच यदि यह भाषण दिया जाएगा और कहा जाएगा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल, तो उसका मतलब उर्दू होगा। इसलिए हिंदी की चर्चा उसमें नहीं है, उसमें निज भाषा की चर्चा है। दूसरी बात कि उन्होंने जो कहा कि क्यों मने जरूरत है हिंदी, ये अपनी भाषा की, अंग्रेजी की जगह हिंदी या अपनी भाषा की जरूरत क्यों है। तो 2 बातें उन्होंने बड़े जोर दे करके कही और कहा कि भारत की तरक्की बिना स्त्रियों की तरक्की के नहीं हो सकता, नारियों की तरक्की के बिना नहीं हो सकता। जब तक हमारी आधी आबादी कायदे से सुशिक्षित नहीं होगी तब तक इस देश को तरक्की के राह पर खड़ा नहीं किया जा सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि सारी शिक्षा व्यवस्था अपनी भाषा में हो। अंग्रेजी भाषा को यदि शिक्षा का माध्यम बनाया गया तो कभी भी हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ शिक्षित नहीं हो सकेंगी। भारतेंदु का दोहा है, अंग्रेजी निज नार को कौन सकत पढ़ाए, अपने घर की स्त्रियों को कोई अंग्रेजी में दीक्षित नहीं कर सकता, पढ़ा नहीं सकता, शिक्षित नहीं कर सकता। और नारी पढ़े बिन एक हूँ काज न चलत लखाए, और स्त्री के बिना कोई भी काम होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए जरूरत है अपनी भाषा में शिक्षा। फिर आगे उन्होंने कहा कि अपनी भाषा में शिक्षा की जरूरत इसलिए है ताकि हम अपने शिशुओं को सही शिक्षा दे सकें। हम अंग्रेजी के माध्यम से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। अब इधर राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी है, नई शिक्षा नीति जो आई है, उसमें मातृभाषा के जरिए शिक्षा पर जोर है और तकनीकी शिक्षा में भी हिंदी में या अपनी भाषाओं में वो पढ़ाई हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। लिखा भारतेंदु ने कि सो शिशु शिक्षा मात बस, जो करे पुत्रे प्यार, खान पान खेलन समय सतत सिखाए विचार। माता अपने बच्चों को खेलते खिलाते हुए उसको अपनी भाषा के जरिए शिक्षित कर सकती है। अंग्रेजी के जरिए माएँ अपने शिशुओं को शिक्षित नहीं कर सकती है। यानी यदि हमें शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार करना है, हमें भारतवर्ष को शिक्षित बनाना है, तो हमें अपनी भाषा को अपना माध्यम बनाना होगा, और यहाँ उसका मतलब हिंदी है। मित्रों, मैं जब बचपन में था तो माँ से मैं कहावत सुना करता था, और वो भी कविता में बात थी, और वो बड़ा दिलचस्प है और आज के दिन मुझको याद आ रहा है। और याद इसलिए भी आया कि भारतेंदु को पढ़ते वो चीज़ कौन कही मुझको। माँ कहा करती थी, एक दोहा बताती थी कि आब कहले बेटा कहियो कहले पानी, और ऐसन विद्या पढ़ले बेटा अपने सिर बिसरानी। हे बेटा, तुम जिंदगी भर आप करते रह गए,
कभी पानी नहीं बोले, ऐसी विद्या तुमने पढ़ी कि जो तुम्हारे जीवन पर ही बना है। मित्रों, वो जमाना था फारसी का। जैसे आज अंग्रेजी पढ़ना और अंग्रेजी बोलना, यदि यही बात जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ कोई धारा प्रवाह अंग्रेजी में बोले तो आप जितना प्रभावित होंगे उतना प्रभावित अभी से हिंदी में नहीं। तो अंग्रेजी का जमाना था जैसे आज है, वैसे ही फारसी का जमाना था। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। फारसी पढ़ करके कोई माथा पर तेल बेचे तो वो उसकी किस्मत की ही बात है। एक आदमी था जिसके घर में एक बच्चा पहली बार पढ़ने गया, फारसी उसी पढ़ के आया, संयोग से घर में बीमार पड़ गया, और बीमार जब पड़ गया तो बेहोशी की हालत में वो आप बोल रहा। घर में कोई समझ नहीं रहा कि ये आप बोल रहा है, इसका क्या मतलब है। उसके बाद वैद्य आए, उसके पहले बच्चा मर चुका था, वो लड़का मर चुका था। तो वैद्य को लोगों ने बताया कि हम लोगों ने वैद्य जी समझा नहीं कि ये क्या बोल रहा था, ये मरते मरते बोल रहा था आप। कहा कि आप बोल रहा था, आप लोग नहीं इसको दिए तो क्या देना था? अरे पानी मांग रहा था, पानी। तभी उसी माँ ने ये पढ़ा कि आप कह ले बेटा, कयून कह ले पानी, और ऐसा विद्या पढ़ ले बेटा अपने से विस्तानी। और वो भारत हिंदू का और ये जो भारत हिंदू को पढ़ते हुए लगा कि यही बात माँ ने बताई थी, वही बात भारत हिंदू का है। और भारत हिंदू का उसी भाषण में वो दोहा है, पढ़े फारसी बहुत विधि तहु भय खराब, अब पानी खटिया कर रहो पूत मरे बकी आब। पानी खटिया के नीचे था और बेटा आप कहते कहते मर गया। अब ये बात कितनी दूर तक प्रचलित थी कि भारत हिंदू उसे दोहे का रूप देते हैं। और इसलिए मित्रों, अपनी भाषा की तरक्की और हिंदी दिवस बनाने का मतलब ये नहीं है कि हिंदी नाम की कोई देवी देवता है जिसमें धूप अगरबत्ती दिखा दें, कुछ अंतर मंत्र पढ़ दें, कुछ गीत उत गा दें और हिंदी दिवस का काम पूरा हो जाए। मूल बात यह है कि हम हिंदी बोलने वाले लोग, हम हिंदी पढ़ने वाले लोग, हम हिंदी पढ़ाने वाले लोग हिंदी को विभिन्न विद्याओं के उपयुक्त भाषा बना पाते हैं कि नहीं, उसमें विज्ञान की गंभीर बातें आ सकती हैं कि नहीं, उसमें विभिन्न शास्त्रों की विभिन्न प्रकार के ज्ञानों को हम अपने ढंग से और अपनी भाषा में सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक रख सकते हैं कि नहीं। दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम हिंदी से जितने प्रकार का काम लेना चाहिए था, आज की तिथि में हम उतने काम करने के योग्य हिंदी को नहीं बना सके हैं। आज भी डॉक्टरी की भाषा मुख्यतः अंग्रेजी की ही बनी हुई, आज भी इंजीनियरिंग की भाषा वही बनी हुई, आज भी तकनीकी भाषा वही बनी हुई। और आप समझ सकते हैं कि यदि भारत का प्रशासक वर्ग जिस पर शासन करता है उसकी भाषा में बात नहीं करेगा, अब मान लीजिए कि इस जिला का कलेक्टर हो और वो कलेक्टर दिन रात अंग्रेजी में बात करे, जनता यहाँ मगही में बात करेगी, जनता यहाँ हिंदी में बात करेगी, तो कभी भी जनता और शासक के बीच, प्रशासक के बीच न वो तालमेल होगा और न वो जो सहज संबंध बनना चाहिए, बल्कि एक भय का रिश्ता बना रहेगा। जब भी कोई अपनी भाषा बोलता है वो बहुत प्यारा लगता है। आप अचानक विदेश जाएं, अभी आप मान लीजिए कि जापान में हो, अचानक हिंदी बोलने वाले आप हैं और जापान में कोई हिंदी बोलने वाला अचानक सुनाई पड़े तो तुरंत आपको लगेगा भाई साहब आप कहाँ से हैं, आप हिंदुस्तान से आए हैं क्या, आप कब आए हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ये भाषा के प्रति आपका जो दबा हुआ प्रेम है वो उस समय दिखाई पड़ता है जब आप बाहर में होते हैं, जब अपनी भाषा से आप दूर होते हैं। और इसलिए हिंदी को समृद्ध करने का सबसे बड़ा काम विभिन्न प्रकार के उद्यमों के जरिए हो सकता है, जिसमें हम जैसे शिक्षकों का बहुत योगदान हो सकता है, सरकारें अपनी तरह से योगदान करती हैं। दुखद ये है कि इसी बिहार में राष्ट्रभाषा परिषद हुआ करता था जिसकी बड़ी राष्ट्रीय ख्याति थी, एक से एक महान पुस्तकें उससे छपी। भारत के और बिहार के जितने बड़े बड़े साहित्यकार थे उस राष्ट्रभाषा परिषद से या तो सीधे जुड़े हुए थे या यहाँ आकर के भाषण देते थे और इससे जुड़ते हुए अपने गौरव का बोध करते थे। हिंदी ग्रंथ अकादमियाँ सरकार ने बनाई थी, भारत सरकार ने,
और एक जमाना था जब हिंदी ग्रंथ अकादमियों के जरिए अनुवाद के बड़े बड़े काम होते थे। विभिन्न प्रकार के ज्ञान अनुवादित होकर के आते थे हिंदी में, और हिंदी ग्रंथ अकादमियों के जरिए इंजीनियरिंग की किताब, काश्तकारी की किताब, काष्ठ कला पर किताब और विभिन्न प्रकार की किताबें हिंदी में अनुदित हुआ करती थी। दुर्भाग्य है कि आज हिंदी ग्रंथ अकादमियाँ भी सक्रिय नहीं है और उसके द्वारा जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कहा कि हिंदी दिवस का मतलब हिंदी नाम की कोई देवी की पूजा नहीं करना है, बल्कि अपनी भाषा से प्रेम का मतलब होता है मित्रों, जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए हम कुछ कुर्बानी देते हैं, उसके लिए हम त्याग करते हैं। हम बेटा से प्रेम करते हैं, बेटी से प्रेम करते हैं, पत्नी से प्रेम करते हैं, भाई से प्रेम करते हैं, तो उस प्रेम की कसौटी ये होती है कि उस भाई के लिए, पत्नी के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए हम क्या त्याग करते हैं। उसी तरह से हिंदी प्रेम की असली कसौटी ये है कि हम में से कोई भी उस हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अपना कौन सा सुख, अपनी कौन सी सहूलियत छोड़ने को तैयार है, और उस भाषा को इस तरह से हम बनाएं कि जो गैर हिंदी भाषी हैं वो उस भाषा की ओर स्वतः आकृष्ट हों। एक बात का डर बराबर रहता है, और हिंदी भाषियों को इस बात पर अलग से ध्यान देना चाहिए कि जैसे हम सारे भारत के लोग अंग्रेजी को साम्राज्यवादी भाषा समझते हैं, कहीं ऐसा न हो कि गैर हिंदी भाषी लोग हिंदी को साम्राज्यवादी भाषा समझें। और इस सावधानी की जरूरत हमको लगातार है कि गैर हिंदी भाषी को कैसे हम स्वतः आकृष्ट कर सके अपनी ओर, और वो एक लंबी प्रक्रिया होगी। और उसका एक बहुत बड़ा तरीका है कि हम सारे हिंदी भाषी लोग दक्षिण के, उत्तर के, पश्चिम की कोई भारतीय भाषा अपने लिए खुद सीखते हैं या नहीं। यदि हम मराठी सीखेंगे तो मराठियों को हिंदी की ओर आकृष्ट करने में हमें ज़्यादा सुविधा होगी। यदि हम तेलुगु सीखेंगे तो तेलुगु भाइयों को हिंदी सिखाने में ज़्यादा मदद मिलेगी। और हिंदी उर्दू का जो बहुत निकट का रिश्ता था वो भी धीरे धीरे दूर का रिश्ता बनता जा रहा है। ये भी चिंता का विषय है। आमतौर पर उर्दू बोलने लिखने वाले खड़ी बोली हिंदी को तो पढ़ लिख लेते हैं, लेकिन आमतौर पर हिंदी पढ़ने वाले उर्दू रस्मुल खत को, उर्दू लिपि को नहीं पढ़ पाते। आप यदि भाईचारे का रिश्ता कायम करना चाहते हैं, हिंदी की तरक्की यदि हम करना चाहते हैं, तो आपको इन सारी भाषाओं से वो रिश्ता कायम करना पड़ेगा जैसे अपने पड़ोस से रिश्ता कायम करते हैं। और सुंदर रिश्ता पड़ोस से होगा तभी सुख होगा, तभी शांति होगी। भारत में ये हिंदी को दायित्व है। हिंदी की राजभाषा होने का मतलब ये है कि हिंदी राजधर्म का पालन करे, और राजधर्म का मतलब ये होता है कि सबको मिला जुला कर चलना, किसी के प्रति पक्षपात नहीं, और सबका समान हित सधे, इस बात का ध्यान रखना। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजभाषा विभाग का शुक्रगुजार हूँ। इसमें इस अवसर पर जो सब कहने का मौका मिला, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच हिंदी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर तरुण कुमार, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, पटना विश्वविद्यालय पटना, हिंदी पर अपना वक्तव्य दे रहे थे। इन्होंने जो भी बात कही है आज के विद्यार्थियों से अमल करेंगे और हिंदी के प्रति हम सभी जागरूक होंगे। आज का दिन हमें यह शपथ लेने की है कि हर काम हिंदी में करें और हिंदी को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन करें। वर्तमान में हिंदी अपने प्रगति पथ पर अग्रसर है। भारत के हर एक भूभाग में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। विश्व के 170 देशों में किसी न किसी रूप में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। इस भाषा में कवियों की झंकार है तो किसानों की याद है। कबीर, सूर, तुलसी की गागर है हिंदी, तो पूरे विश्व का है सागर है हिंदी। हिंदी रहीम, मीरा, दिनकर, निराला, महादेवी की भाषा है। हमारे वीर वीरांगनाओं की भाषा है। हिंदी स्वतंत्रता सेनानियों की भाषा है। हिंदी वतन की शान है। यह भाषा बहुत आसान है। हिंदी भारत माँ की मांग की है बिंदी। संपूर्ण भाषाओं में पावन है यह हिंदी, जैसे नदियों में पावन है गंगा और कालिंदी। पाना है मान तो औरों में निष्ठा करो, बनना है महान तो हिंदी की प्रतिष्ठा करो।
आज हमारे बीच विभिन्न विद्यालयों से जो बच्चे आए हैं, हमारे हृदय के टुकड़े, ये भारत के भविष्य हैं और हमारे विद्वान जो वक्तव्य दिए हैं उनका अमल करेंगे और भारत माता की शान को आगे बढ़ाएंगे। जंगल जंगल होड़ी गाने लगती उड़ती धूल, जंगल जंगल होड़ी गाने लगती उड़ती धूल, मेरे मन में खिलने फूलने लगती मुस्कानों की मुट्ठी, मुझ पर छिलते छिलते पात खेलते बच्चे देते मिट्टी, मेरा कश जाता परिवेश, मेरा कश जाता परिवेश, ईद का कुंतल वाला देश, त्वरित 2 पल में ऐसा लगता अहम समर्पित सारा शेष, कुछ पूजा के आयोजन सब में लगता, जब राष्ट्रदेव के सम्मुख हिंदी का दीपक बलने लगता। अब मैं बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर अनीता, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी, छपरा विश्वविद्यालय छपरा को सादर आमंत्रित करता हूं कि एक नारी शक्ति का यह आह्वान करेंगी। और जैसा कि देखा जा रहा है कि हमारे इस समारोह में आधी नारी शक्ति है, हम भारत की नारी हैं, आधी सीट हमारी है, यह स्पष्ट होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह नारा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ आज फलीभूत हो रहा है। मैं बड़े ही आदर के साथ डॉक्टर अनीता, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, छपरा विश्वविद्यालय छपरा को सादर आमंत्रित करता हूँ। हिंदी का गुणगान, सबसे पहले जय हिंदी। आज है राजभाषा दिवस के उपलक्ष्य में राजभाषा विभाग ने जो आयोजन किया है, यह सिर्फ आज का आयोजन नहीं है। राजभाषा विभाग हमेशा और सतत ही प्रयत्नशील रहता है और वो अपने प्रयत्नों को कामयाब भी करता है, बहुत सारी जयंतियों को मना करके। अभी बहुत सारे उसके साक्षी हैं, यहाँ बैठी बच्चियां भी हैं, दर्शक दीर्घा में सब बैठे हैं, साक्षी हैं वैसे प्रमाणों के, जहाँ इतने सारे कार्यक्रम यहाँ लगातार चलते हैं। निदेशक सुमन कुमार जी को नमन प्रणाम करते हुए, मेरे गुरुवर और इस सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर राम वचन राय जी, उनके बारे में मैं क्या कहूँ। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज जब मैं मिली तो उन्होंने बजाता मेरे पद और नाम सबसे पहचाना, मैं तो अभिभूत हो गई। तरुण जी, बता ही दिया कि हम लोग साथ पढ़ते थे, आपको भी नमस्कार है। प्रमोद जी हमेशा यहाँ बहुत ही अच्छी हिंदी के साथ हम लोग का स्वागत भी करते हैं, बड़े ही अच्छे वक्ता हैं, आपको भी मेरा प्रणाम। अभी दीर्घा में बैठे हमारे पीछे चले गए एस सिद्धार्थ जी, मैं हमेशा उनकी हिंदी को सुन करके दंग भी रहती हूँ और प्रसन्न भी होती हूँ। मेरा संवाद उन तक जाए कि इतनी अच्छी हिंदी और साथ में उनको जो कार्य मिला है, गुरुतर कार्य है, उसको वो बड़ी बखूबी निभा रहे हैं। मेरा साधुवाद भी, मेरा प्रणाम भी। अभी इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, मैं विद्यार्थियों को जब भी देखती हूँ और खास करके बच्चों को, तो मेरी बातें कहीं से कहीं निकल जाती हैं और उन पर ही केंद्रित हो जाती हूँ। आप सबका स्वागत और आप सबको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं, आशीष बच्चों को और साथ में दीर्घा में आए सभी शिक्षकों को मेरी शुभकामनाएं भी हैं और आप सबको प्रणाम भी है। मैं अपनी बात को वहां से शुरू करूंगी जो इस हिंदी की इतनी सारी बातें हुई, लेकिन हिंदी यहाँ तक पहुंची कैसे, और जिस हिंदी की बात होती है जिसको राजभाषा के शिखर तक पहुंचाया गया, राष्ट्रभाषा के शिखर तक उसको नामकरण उसका किया गया, उसके लिए कितने प्रयास हुए। वस्तुतः राष्ट्रभाषा हिंदी हो या राजभाषा हिंदी है जिसको इस जगह तक पहुंचाने में हमारे देश के
नेताओं ने, हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने अपनी बहुत सारी कुर्बानियाँ दी, अभी बहुत सारी चिंताएं सामने आई कि क्या करना चाहिए कि हिंदी हमारी इस जगह पर पहुँचे। संभवतः हम उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए हैं, इसलिए आज भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यह चिंता बनी हुई है कि हिंदी का वह रूप कैसे आए। तो ये आज़ादी के साथ जुड़ी हुई संस्कार और संस्कृति की भाषा है, और इसलिए मैं अपनी बात को उन चंद पंक्तियों से शुरू करूंगी जो आज़ादी के पूर्व किस तरह से इसकी इतिहास, जैसे हम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को पढ़ते हैं, जानते हैं, उनकी कथा कहानियाँ पढ़ते हैं और वो हमें रोमांचित भी करते हैं, प्रेरित भी करते हैं, वैसे ही हिंदी को भी इस शिखर तक लाने में बहुत सारे लोगों के अपनी कुर्बानियां हैं। अभी बात हो रही थी कि कितनी कुर्बानियां हमने दी, कितनी अपनी नींदें गंवाई, कितना परिश्रम किया। तो उन्हीं लोगों को समर्पित कुछ पंक्तियां हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य सभी दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। धूप पानी को सह करके, पत्थर पानी को सह करके, ये एक प्रतीक है, और इस प्रतीक के पीछे वस्तुतः ये पंक्तियां दिनकर की, कृष्ण की चेतावनी दिनकर की पंक्तियां हैं, लेकिन दिनकर की ओजस्वी भाषा, और यही ओजस्वी भाषा लोगों को जगाने का काम करती है। हम लोग आजकल जो नई शिक्षा नीति है या बहुत सारे पुनर्इतिहास के खोए हुए पन्नों को तलाशने की जो प्रयास हो रहे हैं, उसमें इन्हीं खोए हुए पन्नों में साहित्य की बात भी आती है, और साहित्य में और हिंदी भाषा में, यह हिंदी भाषा को जहाँ पहुँचाने की वह औपनिवेशिक भारत की बात थी, जहाँ इसको स्वतंत्रता से जोड़कर देखा गया, जहाँ एक देश एक भाषा, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि एक देश एक भाषा। वहाँ यह नहीं था कि दूसरी भाषा क्या है, नहीं है, हमें देश आज़ाद कराना है, यह एकमात्र उद्देश्य था। और उसके लिए कितने लोगों ने क्या क्या प्रयास किए, या जो बातें आ रही थी, अभी तरुण जी ने आज के दिन के महत्व को बता दिया, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और उसके संपर्क भाषा की बात की, लेकिन मैं बात करूँगी उस घटना की, उन घटनाओं की कि हिंदी कहाँ से ऐसे पहुँची। गांधी जी की बात से मैं शुरू करूंगी कि जब दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को संगठित किया गया, उसकी स्थापना हुई, तो हिंदी का वो प्रचारित प्रसारित, अभी बहुत सारे प्रश्न हैं कैसे प्रचारित हो। भारतेंदु की बात से तरुण जी ने अपनी बात शुरू की थी, लेकिन कैसे प्रचारित हो, वहाँ तो भारतेंदु ने अपनी बातें लिखी, लेकिन ये बात की गई गांधी जी के द्वारा, उन्होंने उसको कर्म में उतारा। तन मन धन से लगने के लिए गांधी जी ने वहाँ अपने पुत्र देवदास गांधी को सत्यदेव प्राजक के साथ भेजा दक्षिण प्रांत में। और कल्पना आप कर सकते हैं कि ना गांधी जी दक्षिण भारतीय भाषा जानते थे और ना ही उनके पुत्र, तो कितना बड़ा कदम उन्होंने उठाया था अपने बेटे को भेज करके, और उसको प्रथम प्रचारक के रूप में भेजा। तो हिंदी भाषा के प्रचार के लिए गांधी जी ने अपनी जगह से शुरुआत की, अपने घर से शुरुआत की। यह बात कहने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि हमें सारी शुरुआत अपने घर से करनी होती है, और हमने घर से अपनी शुरुआत कितनी की, इसको हमें अपना आकलन खुद करना है। अब वहाँ इन लोगों ने जो कार्य किए दक्षिण भारत प्रचार समिति के माध्यम से, वह कार्य बड़ा ही प्रेरक भी है और याद करने लायक है आज के दिन। उसमें चूंकि दक्षिण में भाषाएं बिल्कुल हिंदी से अलग थी, लोग उस बात को, हिंदी वाले दक्षिण तक नहीं पहुंच पाते थे, दक्षिण वाले हिंदी में नहीं, क्योंकि वो दक्षिण की भाषा से हिंदी भाषा का बिल्कुल अलगाव टाइप का था कि वो कैसे उससे जुड़ेंगे। और वहाँ इतने सारे काम किए गए कि जैसे वहाँ स्वबोधिनी, स्वयं शिक्षक, कि वो खुद से पढ़ सके तमिल की भाषा और तमिल हिंदी पढ़ सके, ऐसे बहुत सारे अनुवाद किए गए, साहित्य के अनुवाद किए गए, दक्षिण भारत के साहित्य
हिंदी में अनुवाद किए गए, हिंदी के अनुवाद दक्षिण भारत में किए गए और उसमें बहुत सारे जैसे काका कालेलकर, सरोजनी नायडू, विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, वहाँ के जितने अधिवेशन हुए, दीक्षांत समारोह हुए, वहाँ इन लोगों ने अपनी जो मेहनत की, अपना परिश्रम किया, वो उसके साक्षी थे। आप अंदाज इससे लगा सकते हैं कि एक एक प्रांत में हजारों की संख्या में प्रचारक खड़े हुए। एक एक प्रांत में, दक्षिण प्रांत की बात मैं कर रही हूँ, हजारों की संख्या में वहां खड़े हुए और एक क्षण के लिए भी उन्होंने अपने उस उद्देश्य को भुलाया नहीं। हर वक्त वहाँ हमेशा कैसे इसको हिंदी को आगे बढ़ाया जाए। एक महिला, कर्नाटक में एक महिलाओं का की संस्था बनाई गई और उस जिसका नाम था कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बेंगलुरु में। अभी महिला की भी बात आ रही थी कि महिलाओं का क्या योगदान है, तो मैं महिलाओं की बात पर भी आ जाऊं कि महिलाएं कहीं पीछे नहीं थी तब के काल में भी। और ये एक शोध का विषय है कि महिलाओं ने न केवल स्वाधीनता संग्राम में बल्कि भाषा को भी, हिंदी भाषा को भी आगे बढ़ाने में कितना योगदान दिया, वो भी उस क्षेत्र की बात पर मैं केंद्रित हूँ जहाँ हिंदी पहुँच नहीं पाई थी। और कर्नाटक महिला हिंदी सेवा समिति बेंगलुरु की भूमिका अद्भुत है। और उन्होंने स्वाधीनता संग्राम जब शीर्ष पर था तब उस संस्था की नींव रखी थी और उसमें थी मुत्तूबाई, सीके विमला, वीएस शांताबाई, एमके अहल्या। इन लोगों ने महिलाओं को प्रेरित किया और उन महिलाओं को प्रेरित करके संस्था को एक स्वरूप दिया, एक आकार दिया। और उस स्वरूप और आकार में इन लोगों ने जगह जगह जाकर, घर घर जाकर, आप सोचिए आज हम चिंता करते हैं कि कैसे वो उस वक्त महिलाएं घर घर जाकर सबको हिंदी के लिए प्रेरित करती थी। और यहाँ अभी हम बात कर रहे थे यहाँ बैठ करके कि एक हमारा हिंदी भवन नहीं बन पाया है, यहाँ छोटा सा कार्यालय राजभाषा विभाग का है, लेकिन सोचिए उस समय महिलाओं ने लग करके हिंदी भवन का शिलान्यास करवाया। इस संस्था ने अपने दम पर हिंदी भवन का शिलान्यास कराया और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 6 हिंदी भवनों का शिलान्यास उन्होंने करा दिया था। ये इतनी बड़ी बात थी और 3500 लगभग महिलाएं इस कार्य में लगी हुई थी और उस कार्य के लिए वो कैसे करती थी। ये काम हम आज भी कर सकते हैं। जो शिक्षिकाएं हैं उनकी भूमिका, अभी तरुण जी कह रहे थे कि हम शिक्षकों का ये दायित्व है, तो निश्चित रूप से ईश्वर ने कुछ सोचकर हम लोगों को जो दायित्व दिया है उस दायित्व का निर्वहन हमें करना चाहिए। कि जब उन महिलाओं ने उस समय, जब हिंदी इतनी आसानी से सब जगह प्रसारित नहीं थी, तब ये घर घर जाकर सबको जागृत करती थी, हिंदी से जोड़ने का काम। अभी बात हो रही थी कहीं कि दक्षिण प्रांत में हिंदी कम नहीं बोली जाती। दक्षिण प्रांत उस समय की बात मैं कर रही हूँ जब आज़ादी के तुरंत बाद भी और आज़ादी के जस्ट पहले ये सब काम हो रहा था, जिसमें ये हमेशा प्रतियोगिताओं का आयोजन करती थी। प्रतियोगिताओं को, निबंधों को, भाषणों को ये आयोजित करती थी और इनके माध्यम से पुरस्कृत भी करती थी, उनका प्रकाशन भी करती थी। क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि जब वो महिलाएं उस समय ये काम कर सकती थी, तो आज जिस तकनीक की बात सर कर रहे थे, तो कुछ हमारे पास तकनीकी साधन भी है जिससे क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं। बच्चों को शुद्ध हिंदी सिखाना, मुझे भी बड़ा दुख होता है जब बच्चे कॉलेज में पढ़कर आते हैं तो वो शुद्ध हिंदी लिखना तो दूर, बोलना भी प्रयास करके भी बोल नहीं पाते। इसमें दोषी कौन है? मैं दोष की बात भी नहीं करूंगी, हमारा प्रयास कम है और हमने प्रयास कम किया, इसलिए बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। और इस यहाँ बच्चों को पहुँचाने का काम, बच्चों को जागृत करने का काम, और सिर्फ बच्चों को जागृत करने के लिए महिलाओं को भी, पुरुषों को भी जागृत होना पड़ेगा, उसे आम जन से जोड़ना पड़ेगा। अब इसका परिणाम यही था कि दक्षिण भारत में जब हिंदी का प्रचार प्रसार इतना हो रहा था, तो वैसे में ही यह बात सामने आई कि हिंदी के माध्यम से
उनके जो साहित्यकार थे रामास्वामी अय्यर या उनके जो तकशी पिल्लई, सुब्रमण्यम स्वामी, इनकी रचनाएं हिंदी में आने लगी, अनुवाद होने लगे। और हिंदी की रचनाएं, हिंदी के साहित्यकार प्रेमचंद हो या फणीश्वरनाथ रेणु हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, वे भी दक्षिण में पहुंचने लगे। ये जो आदान प्रदान साहित्य का हुआ, ये हिंदी के विकास के कारण ही हुआ और इसका श्रेय निश्चित रूप से उस दक्षिण प्रांत को ही जाता है जिसने इतनी सारी मेहनत की, इतने सारे प्रयास किए। उसमें पहला प्रयास जो गांधी जी का था, उस गांधी जी के उस प्रयास को बहुत सारे लोगों ने अपने हाथ में लिया। सिर्फ गांधी जी ने तो उसको एक प्रारंभ दिया, उसका आरंभ किया, लेकिन उसके साथ अवध नंदन जी थे, एस.आर. शास्त्री जी, प्रताप नारायण वाजपेयी, रामानुज शर्मा, ऋषिकेश शर्मा, राम भरोसे श्रीवास्तव, ऐसे अनगिनत नाम हैं जिन्होंने गांधी जी की लड़ाई हुई इस पौध को, एक पौध से बीज तैयार करके पूरी खेती तैयार की और साहित्यानुवाद सरल हिंदी में, सरल और सरस हिंदी में साहित्य का अनुवाद भी करवाया। एक पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ, हिंदी प्रचार पत्रिका, और हिंदी प्रचार पत्रिका के माध्यम से भी इन्होंने बहुत सारे जो साहित्य थे लोगों को पहुंचाने, समझाने और प्रेरित करने का काम उसके माध्यम से किया। मेरा ये ये था कि हिंदी को जितना संस्कृति हिंदी के माध्यम से जितनी रचनाएं सामने आई, मैं थोड़ा औपनिवेशिक भारत की तरफ जाना चाहती हूँ, क्योंकि इसके संग्राम की, इसके संघर्ष की जो गाथा है वो उसी में छिपी है, औपनिवेशिक भारत में ही छिपी है। लोगों को जो स्वतंत्रता संग्राम में जो सोए थे उनको जगाने का, वो बार बार उसमें एक पंक्ति आती थी कि मैं विद्रोही हूँ, विद्रोह कराने आया हूँ, कृपया शांति बनाए रखें। मैं विद्रोही हूँ, विद्रोह कराने आया हूँ, क्रांति क्रांति की अमर ज्योत जगाने आया हूँ। तो भाषा ऐसी चीज है जो क्रांति को भी जन्म देती है और शांति को भी जन्म देती है। क्रांति और शांति के जहाँ जरूरत हो वहाँ दिनकर जब बार बार पूछते हैं, आम जनता से ही पूछते हैं, वह उनका सवाल किसी इससे नहीं था, कलम के माध्यम से वो लोगों से ही पूछते हैं कि दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, यानी हमें कलम भी चाहिए, तलवार भी चाहिए। वो पूछते हैं आपके पास विकल्प है कि आप कलम लेंगे या तलवार लेंगे, तो दो में से क्या तुम्हें चाहिए, कलम या की तलवार, मन में ऊंचे भाव या तन में शक्ति अजय अपार। तो तन की शक्ति भी चाहिए, मन की शक्ति भी चाहिए, और कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। कलम आग उगलती है, अक्षर चिंगारी बन जाते हैं। तो कलम की आग उगलने और अक्षर की चिंगारी बनने में जो योगदान मिला अब तक, वही औपनिवेशिक भारत से हमें यहाँ स्वतंत्र भारत तक उठाकर लाया। आप सबके सामने कुछ बातें उधर से रखना चाहूंगी कि उस समय कुछ रचनाएं ऐसी हुई, कोई तो बात थी, उसी चिंगारी से अंग्रेज डरते थे और उसी चिंगारी से इतना डरते थे कि बहुत सारी रचनाएं तो छपने के पहले ही जब्त कर ली जाती थी। बहुत सारी रचनाओं को छपने नहीं दिया जाता था, जब्त कर ली जाती थी, प्रतिबंधित छप गई तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। तो ये भाषा का ही कमाल था। तो जो भाषा हमें आजादी, गुलामी से आजादी तक निकाल करके लाई, वो भाषा क्या इतनी कमजोर पड़ गई है जहां हमें चिंता करने की जरूरत है? या निश्चित रूप से वो भाषा कमजोर पड़ी, भाषा कमजोर नहीं पड़ी है, समय और तकनीक और विज्ञान और विकास उसका एक परिणाम है। लेकिन कुछ भी होगा तो संस्कृति और संस्कार को ध्वस्त करके किसी भी चीज का विकास अच्छा नहीं माना जाता। विकास अच्छी चीज है, लेकिन संस्कृतियों की राह पर उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। हिंदी अपनी जगह पर संस्कृति की वाहिका है। ये अभी तक इतनी सारी बातें आ रही थी और हमें उस प्रतिबंधित साहित्य को, बच्चियां बैठी हैं, कभी उस प्रतिबंधित साहित्य को पढ़कर देखो। मैं एक उदाहरण, एक कहानी है फंदा, उस फंदा कहानी की चर्चा करती हूँ कि वहाँ एक पात्र है मास्टर साहब।
मास्टर साहब बड़े विरोधी मतलब अंग्रेजों के विरोध में खड़े होते हैं, जो उस समय की क्रांतिकारी प्रवृत्ति थी, क्रांतिकारी खड़े होते थे, तो मास्टर साहब भी वैसे ही क्रांतिकारी थे। और उस क्रांति में स्वाभाविक है कि अंग्रेजों ने उनको पकड़ा, उनको जेल की सजा हुई, अंततः उनको फांसी की भी सजा हुई। लेकिन जब फांसी के लिए ले जाते हैं तो वहाँ एक जिसको कहते हैं प्रक्रिया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत पादरी आकर कहता है कि तुम्हारी आत्मा को ईश्वर अपार शांति दे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस विरोध और विद्रोह और प्रतिरोध में वह शांति कहाँ थी? उसके भीतर तो क्रांति की ज्वाला थी, वह शांत कहाँ रहता? उसमें पादरी की कही हुई उस शांतिपूर्ण बात ने उसके भीतर ज्वाला उगा दी, और ज्वाला के भीतर से वो बिल्कुल हुंकारते हुए कहता है, तो मास्टर साहब कहते हैं कि नहीं, मुझे ईश्वर अपार अशांति दे, मुझे ईश्वर अपार अशांति दे, और तब तक अशांति दे जब तक देश स्वाधीन नहीं हो जाता, और मुझे ही नहीं देश के जन जन के भीतर ऐसी अपार अशांति दे, ज्वलंत अशांति दे, और तब तक जब तक कि देश आजाद नहीं होता। यह साहित्य और कलम मैं ऐसी बातों को इसलिए उद्धृत करती हूँ क्योंकि साहित्य में वो ताकत है। आखिर उस रचनाकार के भीतर कहीं तो वो आग होगी जिसने उस मास्टर साहब से वो बात कहलवाई। दिनकर के भीतर कहीं तो वो आग होगी जो अक्षर को चिंगारी बनाने की बात करते हैं। हम बच्चियों के बीच में अभी निज भाषा उन्नति की बात हो रही थी कि निज भाषा उन्नति है। सही बात है कि आज के दिन में उसकी चर्चा निश्चित रूप से होती है, भारतेंदु के दोहों की चर्चा होती है कि कैसे देश की उन्नति हो, लेकिन कैसे देश की उन्नति हो, कैसे राष्ट्र की उन्नति हो, कैसे हिंदी की उन्नति हो। लेकिन हिंदी की उन्नति, उन्होंने ठीक ही कहा कि हिंदी की, भारतेंदु ने भी ठीक ही कहा और साहित्यकार सभी एक ही बात मानते हैं कि हिंदी में ही हमारी अपनी भाषा में, जिस आब आब की बात वो कह रहे थे, हमने भी उसको बचपन में सुना है कि आब आब कहीं पियो मरले आप पानी भरल सिंहानी। तो अब सोचिए कि यह एक पंक्ति कितनी मशहूर थी कि हम लोग गाँव में भी दादी से, नानी से, पड़ोसी से जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास भी यह पंक्ति और यह भाषा पहुंची हुई थी कि आप पढ़ करके आप पढ़िए जरूर, लेकिन वह आपकी जो अपनी भाषा है उस भाषा का प्रचार प्रसार निश्चित होना चाहिए। और जब आप उसको स्वाभाविक रूप से आपके संस्कार में उतरकर बोलती है तभी उसका, और जिस स्वाधीनता और संग्राम की बात में, वही उस समय अभी बात हो रही थी कि जितनी भाषाएं जो संविधान में हैं वो सभी हमारी राष्ट्रभाषा ही है, लेकिन एक वह सूत्र एक लिया गया था, एक राष्ट्र एक भाषा आज़ादी के उद्देश्य से। गांधी जी या जितने लोगों ने भी अपने अपना जो योगदान दिया, उस समय के उस योगदान को हम इसलिए नमन करते हैं क्योंकि वह बड़ा विरोध का समय था, बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियां थी, और प्रतिकूल परिस्थिति में आप अपने आप को जहां खड़े करते हैं तब उसमें आपकी क्षमता और आपकी ताकत, आपकी कर्मठता वहां जागृत होती है, और उसकी पहचान वही होती है। एक कहावत है कि सीधी धार के साथ तो मछली चल लेती है, लेकिन धार के विरोध में जिंदा मछली ही चलती है। तो हमें मृत नहीं, हम धार के साथ, धार कौन सी अभी चल रही है? विकास की धार चल रही है, विकास की बयार चल रही है, लेकिन हमें चलना है उसके साथ अपनी संस्कृति की जड़ों को बिना छोड़े हुए। संस्कृति की जड़ें जब तक मजबूत रहेंगी, जब तक हमारे पास जो हमारी संस्कृति, हमारी भाषा जब तक जीवंत रहेगी, तब तक ही हम आज़ाद और आबाद रहेंगे। जब भी ये प्रश्न उठेगा, जैसे एक वैज्ञानिक तकनीकी शब्द, ये प्रश्न हमेशा उठता है कि विज्ञान तो अंग्रेजी में सारी चीज़ें हैं, उसकी पढ़ाई नहीं हो सकती, और इस उद्देश्य से वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, सरकार की तरफ से बहुत सारे काम किए गए। वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग का निर्माण किया गया, जहां विज्ञान के शब्दों का
हिंदी में रूपांतरण, हिंदी के शब्द उसके गढ़े जाते हैं और उसकी कार्यशालाएं होती हैं, उसमें बहुत सारे प्रयोग होते हैं। तो इन प्रयोगों और कार्यशालाओं का उद्देश्य ही यही है कि हिंदी अपनी जगह पर पहुंचे। आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर हम चिंता करते हैं तो इस चिंता के जड़ में हम सभी खुद हैं। इसलिए चिंता को हम अपने भीतर तलाशें, राह भी अपने भीतर से ही तलाशें, अपने काम को भी अपने कैसे करेंगे यह भी खुद से तलाशें। हर माँ का, हर भाई का, हर अभिभावक का, हर पड़ोसी का यह कर्तव्य है कि बच्चों के भीतर एक संस्कार के रूप में भाषा को दें। मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ उनसे एक बात हमेशा कहती हूँ, बच्चियाँ हैं, कि आपकी जो लिखने की भाषा है या माध्यम है वह या तो हिंदी है या आप अंग्रेजी में लिखते हैं, लेकिन हिंदी में जब लिखते हैं तो इसका कनेक्शन कैसा होता है जब आप लिखकर उत्तर पुस्तिका दे देते हैं तो कैसी होती है वो। आप लोग तो सभी मोबाइल प्रयोग करते हैं, मोबाइल में अगर नेट ना हो तो क्या होता है, आपकी बात सही से पहुंच नहीं पाती, लिंक नहीं मिल पाता। आप परीक्षक के पास लिख देते हैं, आपकी भाषा अच्छी नहीं होती, आपकी भाषा शुद्ध नहीं होती, तो ना तो आपके उत्तर सही हो पाते और न ही उत्तर की बात जो आप लिखना चाहते हैं वो परीक्षक तक बात पहुंच पाती है। इसलिए आपकी बहुत सी बातें सही होकर के भी बात सही नहीं पहुंचने के कारण वहाँ उसमें अंक आपको कम मिलते हैं। तो बच्चों, आप अपने आप को, और उसके लिए क्या करना है, आप पुस्तकें, शुद्ध पुस्तकों को पढ़ना सीखिए, पढ़िए। शिक्षिकाएं तो पढ़ाती ही हैं, लेकिन आप खुद भी प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी आपकी उम्र है अपने आप को विकसित करने की। कल के आप शिक्षक हैं, हमारा भविष्य है हिंदी के, और इसलिए मैं अपनी बात को एक शुभकामना इस भाषा को देते हुए समाप्त करना चाहूँगी। जय देव मंदिर दे हरि, संभाव से जिस पर चढ़ी। यह हिंदी की भाषा किस तरह से चढ़ती है, कैसे प्रयोग में आती है, एक यह शुभकामना मैं दे रही हूँ इसको कि आप सभी इसके साथ रहें कि जय देव मंदिर दे हरि, संभाव से जिस पर चढ़ी, नृपहेम मुद्रा और रंग वराटिका, कवि सत्य सौरभ की कली, कवि कल्पना जिसमें बढ़ी, फूले फले साहित्य की यह वाटिका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अभी हमारे बीच डॉक्टर अनीता, पूर्व विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग, छपरा विश्वविद्यालय छपरा, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर अपना वक्तव्य दे रही थी। इन्होंने जो जागरूकता पैदा की है वह देखते ही बना। हम लोग इन्हें जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। ऐसे विदुषी महिला, विदुषी प्राध्यापिका हमारे देश में हैं जो निरंतर साहित्य क्षेत्र में लगी रहती हैं, और साहित्यकारों से भी निवेदन है कि वे अनवरत रूप से हिंदी की सेवा करते रहें। नींद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं, गति की तृषा और बढ़ती पढ़ते पद में जब छाले हैं। डॉक्टर अनीता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए डॉक्टर राम बच्चन राय, माननीय उप सभापति बिहार विधान परिषद, जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं, बड़े ही विनम्र भाव से मैं निवेदन करता हूं कि वे अध्यक्षीय भाषण करें। निदेशक और मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव श्री सुमन कुमार जी, तकनीकी सत्र के दो वक्ता डॉक्टर करुण कुमार जी, डॉक्टर अनीता जी, मंच संचालन कर रहे डॉक्टर प्रमोद कुंवर जी, सभागार में बैठे सम्मानित कविगण, विद्वज्जन, विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं और देवियों एवं सज्जनों, बहुत कुछ कहा गया हिंदी दिवस के अवसर पर, और इस
तकनीकी सत्र में आपने 2 विद्वानों के वक्तव्य भी सुने। मैं तो अध्यक्षीय धर्म के निर्वाह के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। जितना सुनना था आप सुन चुके, पर्याप्त था। मैं निदेशक राजभाषा से थोड़ा, अगर आप इसे अन्यथा न ले तो, चूँकि ये तकनीकी सत्र है तो एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ। मेरी नज़र वहाँ थी हिंदी दिवस का कवि सम्मेलन समारोह। ये 2 कार्यक्रमों को जोड़ने में जो वाक्य जो बना है, इसमें थोड़ा मैं समझता हूँ कि एक असंतुलन आ गया है। इस सम्मेलन और समारोह समान धर्मी है, लगभग दोनों भाई हैं, तो अनुप्रास तो अच्छा लगता है, इसके कारण सम्मेलन समारोह कर दिया आपने। ये होता हिंदी दिवस समारोह एवं कवि सम्मेलन। आगे जब ऐसा हो, क्योंकि सब, अब कोई मंत्री होता है 2 विभागों का मंत्री हो जाता है, तो एक विभाग लिखा जाता है, सह लिख दिया जाता है वहाँ कि यह भी विभाग उनके जिम्मे है। तो कम से कम हम लोग, क्योंकि हमारे पास भाषा में शब्द है एवं है, तो सम्मेलन और समारोह को एक साथ हम क्यों करेंगे? अनुप्रास दिखाने के लिए 2 अलग अलग कार्यक्रम है। इसलिए अगर इसका नाम दिया गया तकनीकी, तब मेरी नज़र गई कि इसको अगर हम ठीक कर लें तो राजभाषा का एक काम यहाँ हो जाएगा। आप अन्यथा नहीं लेंगे। और बाकी विभाग के जो भी, क्योंकि मैं अखबारों में भी विज्ञापन पढ़ता हूँ तो मेरा ध्यान जाता है, इसमें इसीलिए आज कह दिया मैंने, क्योंकि उपस्थित हो यहाँ, घर पर अखबार पढ़ता हूँ तो आपसे क्या कहता हूँ, लेकिन ये विज्ञापन जाता है अखबारों में। और मित्रों, 2 विद्वान वक्ताओं ने जो कुछ कहा है उसी को आधार लेकर के मैं कुछ अपनी बातें अपनी ओर से कह दूंगा। एक तो हमारे यहाँ आचार्य विष्णुगुप्त यानी चाणक्य हो गए हैं, और पाणिनि, एक प्रसंग आता है, पाणिनि अष्टाध्यायी लिख रहे थे, संस्कृत का व्याकरण। तो आप जानते हैं कि पाणिनि कहाँ के थे, और हमारे नालंदा विश्वविद्यालय था, इसमें चाणक्य अध्यापन करते थे। पाणिनि भी आते थे अफगानिस्तान से, आज अफगानिस्तान है लेकिन पाणिनि का घर वहाँ था। तो और चाणक्य भी जाते थे वहाँ तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे पाणिनि, नालंदा में थे चाणक्य। तो चाणक्य के एक शिष्य गया था तक्षशिला, वहाँ से लौटा तो उसने कहा कि गुरुदेव, सुना है कि आचार्य पाणिनि अष्टाध्यायी लिख रहे हैं। चाणक्य ने सिर उठाकर देखा, उस काम में लगे हुए थे, कहा कि आचार्य पाणिनि को व्याकरण के सूत्रों में सर खपाने दो, मैं भाषा ठीक करने से पहले मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र जो है वो समाज शास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, जो आदमी को ठीक करता है। क्योंकि भाषा का वाहक कौन है? मनुष्य है। हम ही तो भाषा का वहन करते हैं, ले जाते हैं भाषा को एक जगह से दूसरी जगह। तो हमारा मन जब ठीक नहीं होगा, जब तक, बड़ी बात कह दी चाणक्य ने,
कोई असम्मान नहीं था पाणिनि के प्रति, बल्कि अपना जो रास्ता था उनका, जो करना चाहते थे, उसका संकेत उन्होंने दिया था। इसलिए हिंदी को लेकर जो हिंदी दिवस पर हम स्यापा करते हैं, एक रुदन, तो वो भी है कि भाई ये क्या हो रहा है। मैं तो बहुत संक्षेप में मैं कहूँगा। अब तरुण जी ने ध्यान दिलाया, भाषा की बात आपने कही कि हुआ क्या कि राजभाषा तो बन गई हिंदी, और राजभाषा के रूप में दो भूमिका उसकी थी। पहली भूमिका थी सरकारी कामकाज की भाषा होना, और दूसरी भूमिका उसकी थी भारतीय भाषाओं के बीच संपर्क का काम करना। यही दो भूमिका थी हिंदी की राजभाषा के रूप में। राजभाषा का सीधा मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा, वो भाषा जो भारतीय भाषाओं के बीच भी माध्यम का काम करे, जोड़ने का काम करे। दोनों भूमिकाएं थी। ये भूमिकाएं हिंदी नहीं निभा पाई ठीक से। क्यों? जिसकी वो चाणक्य ने इशारा किया कि मनुष्यों को ठीक करना है, तो दोनों को ठीक करना है। और संविधान में व्यवस्था कर दी गई 343 से 351 अनुच्छेद जो है, इसमें राजभाषा की चर्चा है। हमारे जो नई पीढ़ी के विद्यार्थी हैं देखेंगे कभी उलट कर संविधान। अनुच्छेद 343 से 351 तक। 343 में कहा गया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी, संघ की राजभाषा होगी। और फिर आगे कहा गया कि अन्य प्रसंग में कि उसे भारतीय भाषाओं के बीच संपर्क भाषा का काम करना होगा। 351 में जिसकी ओर डॉक्टर तरुण कुमार जी ने इशारा किया कि 351 में उस हिंदी को समृद्ध करने के लिए कुछ उपाय बताए गए कि उसे दूसरी भारतीय भाषाओं से भी शब्द लेकर और मुख्यतः संस्कृत से शब्दावली निर्माण करना होगा जरूरत के मुताबिक। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विज्ञान, तकनीक या अन्य क्षेत्र का ज्ञान हिंदी के माध्यम से देने की बात की जा रही है। 351 में यही कहा गया था। लेकिन अनीता जी जो कह रहे हैं कि जो वैज्ञानिक शब्दावली आयोग गठन हुआ उसका, तो वैज्ञानिक शब्दावली आयोग ने जो शब्दावली तैयार की, वो शब्दावली सरकारी भाषा के रूप में उस ग्रंथ में ही बंद हो गई, चलन में नहीं आई, प्रचलन में नहीं आई, लोगों के जेहन में बैठ नहीं पाई, क्योंकि संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता इतनी ज़्यादा थी कि वो सरकारी भाषा चल नहीं पाई। वो अध्ययन और अध्यापन की भाषा नहीं बन पाई, काम काज की भाषा नहीं बन पाई। इसका यही कारण था। मैं कभी कभी चिंता में पड़ता हूँ, मैं सोचता भी हूँ भाई राजभाषा की जहाँ चर्चा है संविधान में 343 से 351 तक, और 51 के बाद 352 में आपातकाल की चर्चा है, तो राजभाषा और आपातकाल दोनों आस-पास क्यों बैठ गए? देश में हमारे यहाँ जो इमरजेंसी की घोषणा हुई थी, संविधान की 352 अनुच्छेद है उसी के तहत, तो क्या होगा? राजभाषा भाषाओं की जब लड़ाई होगी, तो भूमि ने लिखा है ना कि भूख से भागा हुआ आदमी भाषा की ओर जाएगा, भूख से भागा हुआ आदमी भाषा की ओर जाएगा। एक भूखड़ जब गुस्सा करेगा अपनी ही उंगलियां चबाएगा। मैं संविधान का पृष्ठ उलटते उलटते बहुत
मुश्किल में पड़ जाता हूँ। कभी भी राजभाषा और आपातकाल एक ही साथ है। मैं 351 के बाद तुरंत 352 क्या होगा? इस खतरे की ओर आप ध्यान देंगे। तो संयोग नहीं है, पता नहीं डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान सभा के जो लोग थे उन्होंने क्या सोचकर 351 के बगल में बैठा दिया 352 को। इसलिए मित्रों, इस जोखिम को आप समझेंगे। इसलिए मैंने कहा, चाणक्य याद दिलाई कि आदमी को भी ठीक होना होगा। भाषा तो ठीक होगी ही, आदमी को भी ठीक होना होगा। और क्यों नहीं शब्द चल पड़े हुए पारिभाषिक शब्द? क्यों नहीं चिकित्सा विज्ञान की पुस्तकें हिंदी में लिखी गई आज तक, आज़ादी के इतने दिनों बाद, कि इतने दुरूह, इतने कठिन, इतने क्लिष्ट शब्द रखे गए कि यार दफ्तरों में वो चल नहीं सके, इसलिए लोग अंग्रेजी में लिखते गए। यानी ऐसी हिंदी, कठिन हिंदी, संस्कृत तत्सम। भाई हिंदी की जो अपनी प्रकृति है, उसका जो मन मिजाज है हिंदी का, वो तो देशज है। देशज तत्सम प्रधान नहीं है, तद्भवता की प्रकृति है उसकी, तद्भव है, देशज है हिंदी। तो उसको उसी तरह चलने दीजिए। कठिन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं विद्यार्थियों से कह रहा हूँ कि बहुत तत्सम प्रधान संस्कृत के शब्दों को लेकर हिंदी आप लिखिए, बहुत अलंकारिक भाषा आप लिखिएगा तो अच्छी हिंदी वो नहीं होगी। ये मैं कहना चाहता हूँ। तरुण जी ने उदाहरण दिया था अपनी माँ का, कि जो, और अनीता जी ने भी कहा, ये तरुण जी ने कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है। मैं तो अभी जो निदेशक जी हैं ना बैठे हुए, आप लोगों ने जो उपहार में हम लोगों को किताब दी, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक, तो जो आप कह रहे थे, जो चलन में जिसे भारतेंदु ने अपनाया और जिसे गांव में माताएं और हमारे पुरखे इस्तेमाल करते रहे, तो बहुत पहले कबीर ने कह दिया था। कबीर ने लिखा है, काबुल गए मुगल बन आए, बोलन लागे बानी। काबुल गए मुगल बन आए, बोलन लागे बानी। आब आब का पूता मर गए, सिरहाने में पानी। ये कबीर ने कहा था, भारतेंदु ने उसी को लिया और फिर वो जनजीवन। कबीर तो घुले मिले हुए हैं जीवन में, लोक जीवन में। यानी उर्दू में फारसी और अरबी के शब्द घुसा दिए जाएं और हिंदी में संस्कृत के शब्द घुसा दिए जाएं तो भाषा जनजीवन में चल नहीं पाएगी। तो हिंदी को उस तत्समता से बचाइए, उर्दू को अरबी से बचाइए, क्योंकि हिंदी और उर्दू दोनों जुड़वा बहने हैं। ये बाजार की भाषा थी दोनों, वहां से निकली है बाजार से, लश्कर की भाषा थी ही। गालिब और मीर ने, भारतेंदु और खुसरो, इन लोगों ने इस भाषा को तैयार किया है। इसलिए राजभाषा का ध्यान इस पर होना चाहिए। महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि तकनीकी सत्र में आप, अनीता जी ने कहा कि बहुत प्रचार राजभाषा की ओर से होता है, जयंतियाँ मनाई जाती हैं, लगातार कार्यक्रम होते हैं। मैं तो कहूँगा जयंतियाँ कुछ कम मनाइए, लेकिन आप तकनीकी सत्रों का आयोजन कीजिए। आप अलग अलग हिंदी भाषी राज्यों से लोगों को बुलाइए, इस पर संगोष्ठी कराइए, सेमिनार कराइए कि भाषा का चलन विद्यालय में, विश्वविद्यालय में किस रूप में हो, तकनीकी शब्दावली किस तरह बने। अब एक उदाहरण से मैं अपनी बात कहूँगा कि पटना विश्वविद्यालय है, यहाँ परीक्षा नियंत्रक लिखा जाता है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। अंग्रेजी का शब्द है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। पटना विश्वविद्यालय लिखता है परीक्षा नियंत्रक, और यहीं बिहार में ही मगध विश्वविद्यालय कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के लिए लिखता है परीक्षा नियंत्रक। नहीं, परीक्षा नियंत्रक तो यहाँ है, वहाँ है परीक्षा संचालक। अब नियंत्रक और संचालक, मगध विश्वविद्यालय में आप देखिएगा वहाँ लिखा जाता है परीक्षा संचालक। क्यों ये बदल गया?
तकनीकी शब्द है बाजाप्ता, तो वो एक नियंत्रक है पटना विश्वविद्यालय में, वो गया जाते जाते संचालक कैसे हो जाता है? बाहर हिंदी भाषी राज्यों में, बिहार में इंजीनियर के लिए लिखा जाता है अभियंता, ठीक है ना, अभियंता। मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, वहां लिखा जाता है यंत्री। हिंदी भाषी राज्यों में क्यों है? अटपटा लगता है ना। तो इस पर कोई बैठक हो हिंदी भाषी राज्यों की, राजभाषा का दायित्व ये भी है कि हम जयंतियां मनाएं, ठीक है मनाएं, वही जगह अपने पुरखों को याद करने के लिए, क्योंकि उससे प्रेरणा मिलती है मने। लेकिन इन विमर्शों को भी हम आगे ले जाएं कि हिंदी भाषी राज्यों के बीच एक रूपता क्यों नहीं है। तो इस पर भी काम होना चाहिए। जब मैं कह रहा था कि शब्दों को बिल्कुल उसके मूल स्वरूप में जो भाषा जिस तरह चलती है, और भवानी प्रसाद मिश्र मुझे याद आ रहे हैं, भवानी प्रसाद मिश्र अपनी एक कविता में लिखते हैं, जिस तरह मैं बोलता हूँ उस तरह तू लिख, और उसके बाद ही मुझसे बड़ा तू दिख। मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसा ही लिखो। भाषा की तो यही मर्यादा है। हाँ, एक परिष्कार होता है भाषा का जब आप अध्यापन करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन उसको बोझिल बनाने के लिए, नए शब्दों को गढ़कर नया प्रयोग करने के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं समझता इससे हिंदी का हित तो नहीं होगा, अहित ही ज़्यादा होगा। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। तो आपने कर्नाटक की चर्चा की कि महिलाओं में ने हिंदी को बहुत बढ़ाया। मैं उस इतिहास की ओर ले जाना चाहता हूँ। क्यों बीजापुर, गोलकुंडा, कर्नाटक, वो सारे इलाके जो हैं, आप देखें दक्षिणी भाषा का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। दक्षिणी भाषा जो निकली, दक्षिणी हिंदी जिस नाम से प्रचलित है, वो भाषा जो मोहम्मद तुगलक थे, जिनकी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद आ गई, वही आई, वही इलाका है। तो पूरा जो लगभग 150 वर्षों का जो सुल्तानों का शासन है, वह कर्नाटक के इलाके में सुल्तान शासन था। तो उनकी भाषा क्या थी? कामकाज की भाषा। उसी समय भारत का व्यापार अरब देशों के साथ हो रहा था। यहाँ से कपड़े जाते थे, वहाँ से मसाले आते थे। तो अरब और हिंदुस्तान का आपसी व्यापारिक रिश्ता बन रहा था उसी समय। हुआ क्या कि तुगलक जब आए और अपनी राजधानी उन्होंने दिल्ली से दौलताबाद की, बाद में उसको देवनगर भी कहा उन्होंने, देवनगर। तो उनके साथ बहुत सारे लेखक, कलाकार, संगीतकार दिल्ली से आ गए, वहाँ दौलताबाद आए। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद तुगलक फिर दिल्ली लौट गए। लेकिन जो कलाकार थे, लेखक थे, संगीतज्ञ थे, वे वहीं रह गए। और जो व्यापार हो रहा था अरब के साथ, तो किस भाषा में कैसे समझे यहाँ की भाषा? तो जो शास्त्रीय गायक थे, कलाकार थे, कवि थे, उनके बीच संवाद होने लगा उन व्यापारियों से। तो उस एक भाषा जन्मी, पैदा हुई। उनकी जो भाषा थी अरब वालों की, उसको आफाकी कहने लगे, आफाकी। और यहाँ के जो लोग बोलते थे उसको मुल्की। तो आफाकी और मुल्की के संयोग से दक्षिणी हिंदी बनी। बंदा नवाज, यशोधराज, ये सारे लोग जो जितने वहाँ हुए, एक शायर, कवि, मुल्ला वजही, बड़े शायर थे। ते मुल्ला वजही, बंदा नवाज, ये सारे उसी मूल, ये दक्षिणी हिंदी के लोग थे। ये हमारे पूर्वज हैं, हमारे पुरखे हैं, उनको याद कीजिए और तब हिंदी का कारवां आगे बढ़ेगा। बाकी हिंदी को रोकने वाले वैसे लोग, जो तकनीकी शब्दावली तैयार करने का काम दिया गया था डॉक्टर रवनीर को, जवाहरलाल जी ने उन्हीं को सौंप दिया कि बड़े विद्वान आदमी है। लेकिन इतने भारी भारी शब्द उन्होंने लेकर रख दिए
जो शब्द शासकीय कार्यों में प्रचलित नहीं हो पाए। फिर से विचार हो, कई आयोग बने और बैठने अध्यक्ष होते, कई एक दो अध्यक्ष हमारे चर्चित रहे, लेकिन कठिनाई वहीं आ गई कि डॉक्टर रघुवीर ने जो सीमा रेखा खींच दी, उसके आगे बढ़ने का साहस ही लोगों ने नहीं किया या मेहनत नहीं की। इसलिए मित्रों, हिंदी का भला इसमें होगा कि हिंदी की जो मूल प्रकृति है, तद्भवता की प्रकृति, उसको समझे और जरूरत के अनुसार जो संविधान के उस अनुच्छेद में कहा गया ना 351 में, जरूरत के अनुसार ही तत्सम शब्दों को रखें। और ज्ञान की हर शाखा का अपना क्षेत्र होता है, उसके अनुरूप आप सब तैयार करें कुछ, लेकिन ध्यान यही रहे कि हमको लोक पर ध्यान देना है, आम लोगों को कि जेहन में वो भाषा बैठे इसकी कोशिश करनी है। डॉक्टर लोहिया ने एक बार कहा था, लिखा भी उन्होंने, कि कुछ लोग चाहते हैं कि इस देश में जो भाषा चले, बल्कि दो शब्दों का उदाहरण उन्होंने दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग कोशिश के बदले प्रयास चलाना चाहते हैं, प्रयास। मैं कहता हूँ कि दोनों चले। लिखा है उन्होंने कि कोशिश भी रहे, प्रयास भी रहे। हल्के प्रयास को कोशिश कहेंगे और भारी कोशिश को प्रयास कहेंगे। उच्चारण में कोशिश, उच्चारण बहुत हल्का उच्चारण है कोशिश। ताकि भारी कोशिश होगी तो उसको हम प्रयास कहेंगे, और प्रयास में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, तो हल्के प्रयास को कोशिश कहेंगे। और भाषा पर बात करते हुए कितनी मजेदार सवाल है, कितना मजेदार सवाल खड़ा कर दिया। मित्रों, मैं फिर ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि जो तीसरा सत्र है बहुत आकर्षक सत्र है, इसलिए आपका हक मैं मारने वाला नहीं हूँ। अंतिम बात कहूँगा कि ये राजा जी ने या कहें गांधी जी ने जो तमिलनाडु में हिंदी पाठशाला की स्थापना कराई, अपने पितृ को भेजा, तो ये देखिए ये प्रेरणा भी गांधी को कहाँ से आई। मैं बताना चाहता हूँ बिहार से आई। 1917 में गांधी जी जब बिहार आए, बस अंतिम बात में कह रहा हूँ आपसे, तो उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा। उनके मन में बात चल रही कि दक्षिण में हिंदी का प्रचार बढ़ाना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ 1918 में लगभग 1.5 साल चंपारण में रहे गांधी जी, बीच में थोड़े दिन के लिए गए भी यहाँ से, 1.5 साल रहे, 1.5-2 साल। 1918 में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को पत्र लिखा शांति निकेतन कि मेरे मन में एक बात आ रही है कि इस देश की कोई एक भाषा कभी बने तो कौन सी भाषा होगी। अपना मन उन्होंने बताया नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा उनको पत्र में, वो तो हिंदी ही हो सकती है। तब गांधी जी ने मन बनाया और अपने पुत्र को भेजा मद्रास, और वहाँ दक्षिण भारतीय हिंदी विद्यालय की स्थापना हुई। फिर अब गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुजराती साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता करने के बुलाया। क्या इस गुजराती साहित्य सभा की अध्यक्षता कीजिए। 1920 में गए रविन्द्रनाथ टैगोर और उन्होंने हिंदी में भाषण किया। जो जंगली इतिहास नियोगी जी, डॉक्टर सुमंत नियोगी, उन्होंने एक किताब लिखी है कि इतिहास पर रविन्द्रनाथ टैगोर पर, उसमें उस भाषण की चर्चा उन्होंने की है, क्योंकि भाषण ही दे दिया है उस पुस्तक में कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गुजराती साहित्य सभा में हिंदी में भाषण किया। गुजराती तो बोल नहीं सकते थे, हिंदी में उन्होंने भाषण किया। तो जो बात अपने पत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को बताई थी कि नहीं हिंदी हो सकती है, इसका प्रमाण रविन्द्रनाथ टैगोर ने, हालांकि थोड़ी टूटी फूटी हिंदी है, लेकिन हिंदी में उन्होंने भाषण किया। इसलिए ये जो, और
तमिल के एक बड़े कवि उस समय के थे, आज़ादी से पहले के, गुरु गन्नार, उनकी एक कविता का अनुवाद दिनकर जी ने किया। गुरु गन्नार की एक कविता का अनुवाद किया है। अब उनकी भावना देखिए, लिखा है उन्होंने, जिस दिन भारत के सभी लोग अपनी इच्छा से चुनी हुई सबकी भाषा हिंदी को अपने का प्रशंसा करता हूँ कि आपकी सक्रियता हमेशा बनी रहती है और आप एक बड़ा काम कर रहे हैं। एक सांस्कृतिक, सामाजिक और कहे राजनीतिक, लोकतांत्रिक भाषा को आप शिखर तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और मित्रों, हिंदी के लोगों से खासकर मेरा अनुरोध है, या उर्दू के लोगों से, कि भाषा के मामले में बहुत जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। बहुत भावुक होकर भाषा का अहित ही कर देंगे आप अनजाने में। इसलिए क्योंकि भाषा की बात करते हुए आप दूसरों को पीड़ा न पहुंचाएं। प्यार से, दुलार से, समन्वय से, आपसदारी से इस भाषा को हम बढ़ा सकते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी के साथ प्रतिष्ठित कर सकते हैं। ये मेरा ख्याल है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। नमस्कार। डॉक्टर रामवचन राय, माननीय उप सभापति बिहार विधान परिषद और इस सभा के अध्यक्ष, हम नमन करते हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे बीच आए और लोकतांत्रिक जीवन में जो उन्होंने एक ज्ञान का प्रकाश जगाया है, हम काफी आह्लादित हुए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री सुमन कुमार निदेशक महोदय से, अध्यक्ष डॉक्टर रामवचन राय जी तथा हमारे दो महान वक्ता डॉक्टर तरुण कुमार जी और डॉक्टर अनिता जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं मेरे साथ जो एक जानकारी प्राप्त हुई है मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। इस क्रम में, जिस क्रम में हमारे अध्यक्ष महोदय ने अपनी बातें बताई हम लोगों को, कि हमारी हिंदी जो उन्होंने बताई, बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने हमारे साथ शेयर किया, हमारे साथ, कि हम अपनी भाषा का विकास, किसी भी चीज़ का विकास प्रेम से हो सकता है, लड़ाई के साथ नहीं हो सकता है, घृणा के साथ नहीं हो सकता है, द्वेष के साथ नहीं हो सकता है। और जो भारत की भाषाएं हैं वो एक दूसरे के साथ ही विकसित हो सकती हैं और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सभी भाषाएं अपने उत्थान पर जाएंगी। उनकी प्रतियोगिता के द्वारा हम कहीं नहीं जा सकते हैं। मुझे एक उदाहरण याद है, एक तमिलनाडु के एक IAS ऑफिसर थे, अमृत लिंगम साहब। वो आए थे, एक उनको हमने बुलाया था। उन्होंने कहा कि अब हम लोग जब बाजार जाते हैं तो तमिल का हिंदी इक्विवेलेंट सामान उसका नाम जानते हैं, उसके बाद जाते हैं, क्योंकि जितने सेल्समैन हैं वो बिहार से आते हैं। तो हिंदी का परचम उन लोगों के द्वारा लहराया जा रहा है जो विद्वान नहीं है, ऐसे लोगों के द्वारा लहराया जा रहा है जो सामान्य हिंदी जानते हैं और उसको दूर दूर तक फैला रहे हैं। तो उनकी भाषा कभी भी संस्कृत मिश्र भाषा नहीं है, वो बोलचाल की भाषा है। और ऐसे ही तो भाषा का विकास, भाषा बदलती, कहते हैं 50 वर्षों में शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। तभी तो संस्कृत से हम हिंदी तक की यात्रा किए हैं और हिंदी में बाकी भाषाओं और उर्दू सबका बराबर का योगदान है। तो उन सबको हम अलग करके हिंदी का विकास नहीं सोच सकते हैं। मैं पुनः अपने महान विद्वान वक्ताओं का एक बार पुनः धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और इस चीज़ की ओर आपका ध्यान, सब लोगों का ध्यान आकृष्ट जो उन्होंने कराया है, उस सबसे हम लोग रोज रूबरू होते हैं कि जब हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में ही जो हमारे नोट्स, नियम और उपनियम और जो कानून सम्मत भाषा जो हम अनुभव करते हैं वो इतना क्लिष्ट है। हिंदी या इंग्लिश दोनों अपने क्लिष्टतम रूप में है
भाषा जन सामान्य की भाषा नहीं हो सकती है। हमारे पुराने चीफ सेक्रेटरी रहे हैं पिल्लई साहब, उन्होंने कहा कि जब हम लोग एक इंस्टीट्यूट का बायलॉज बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि सुनो, भाषा को ऐसी रखना जो सामान्य लोग के समझ में आए। हम लोग जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, वो लोगों के सामान्य लोगों की भाषा नहीं है। उसको पता नहीं ऐसा क्यों बनाया गया है, मुझे नहीं मालूम। शायद कहीं कहीं मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन क्या वो भाषाएं इसलिए बनाई जाती हैं कि जन सामान्य से उसको अलग कर दिया जाए, जन सामान्य की समझ से परे कर दिया जाए। ये सोचनीय विषय है और इस सब पर हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। मैं पुनः आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे विद्वान वक्तागण और श्रोतागण इस कार्यक्रम में आते रहेंगे। सर ने जो बताया, जो सुझाव दिया, वो बहुत महत्वपूर्ण था। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग ऐसे सत्र का आयोजन करें जिसमें हम लोग इस जो भाषा से संबंधित समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए या उसमें जो एकरूपता आ सकती है उसके लिए कार्यशाला का आयोजन करें। अंत में मैं पुनः कहूँगा कि गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी कांधे कोट, अंतर हाथ संभाल दे, बाहर मारे चोट। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।